अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपकी थर्ड यूनिट टेस्ट भी बहुत अच्छी गई होंगी, क्योंकि हमने सारा रिवीजन भी कर लिया था, हमारे सारे चैप्टर भी मुकम्मल हो गए थे। हम हमारे सिलेबस से बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं, लेकिन वो इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन फिर से अच्छे से हो जाए। क्योंकि ये बात अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा सिलेबस जल्दी हो जाता है तो फिर हम उसका रिवीजन भी अच्छे से कर पाते हैं। और वो एक ही बात बार बार आपके सामने रिपीट होती है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है। आज हम हमारे 7वें चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जाहिर क्षेत्र, खानगी क्षेत्र અને वैश्विक साहसों। यानी आज हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि ये जाहिर क्षेत्र, खानगी क्षेत्र, वैश्विक साहसों, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका क्या मतलब है। जैसे हमने व्यापार के अलग अलग किस्में देखी ना व्यापार की, कि भाई आंतरिक व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय, अंदरूनी होता है, बहरूनी होता है। फिर हमने व्यापारियों की किस्में देखी कि भाई कोई अकेला करता है, कोई पार्टनरशिप में करता है। फिर हमने पार्टनरशिप की भी किस्में देखी है ना। इसी तरह जो सेक्टर्स होते हैं ना, उनकी भी अलग अलग किस्में होती हैं और आज हम उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक मालूमात जाननी होंगी जो हमारा इकोनॉमी के, जो हमारा ढांचा है, खासकर जो हिंदुस्तानी ढांचा है उसके बारे में। सबसे पहले हमारे किताब में 7वें चैप्टर की शुरुआत में पहली लाइन दी हुई है कि भारत में मिश्र अर्थतंत्र जोवा मळे छे। अभी हमारे मन में सवाल होगा कि मिश्र अर्थतंत्र यानी क्या। 10वीं में एसएस में आप लोगों ने समझा होगा कि बाजारवादी पद्धति और मूड़ीवादी पद्धति। मूड़ीवादी पद्धति यानी क्या कि भाई जो मुल्क अपने इकोनॉमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, अपनी जीडीपी में ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको रोकते हैं दूसरे मुल्कों में, वो ही मूड़ीवादी पद्धति। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर बाज़ार में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, वो हर बाज़ार को मीन्स के अपने अंडर में लेना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि हमारे जो सामान है वो हर बाज़ार तक जाए, यानी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो। वो हुई बाजार पद्धति। लेकिन हमारे भारत में मिश्र अर्थतंत्र देखने को मिलता है, यानी हमने मूड़ीवादी पद्धति को भी उतनी ही अहमियत दी है और हमने बाजार पद्धति को भी उतनी ही अहमियत दी है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 1956 में एक हमारा सनदी उसूल बना जिसमें अमुक मकसद तय किए गए। अब वो मकसद कैसे तय किए गए? वो मकसद ये तय किए गए क्योंकि हमारा भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, हमें पता है उस वक्त में हमारे पास कुछ हमारी राष्ट्रीय समस्या, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे कौमी मसाइल थे। वो राष्ट्रीय समस्या कौन कौन सी थी? गरीबी थी, भूखमरो थी, बेरोज़गारी थी, रोगचाड़ो था कि यानी भाई उस वक्त में लोग गरीबी से मरते थे, बेरोज़गारी से मरते थे, भूख के मारे मर जाते थे, बीमारियों की वजह से मर जाते थे, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस वक्त में हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। अब हमें सनदी उसूल तय क्यों करना पड़े? सनदी उसूल तय करेंगे तो जो बेरोज़गारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो दूर होगा। वो दूर होगा तो खुद ब खुद गरीबी दूर हो जाएगी। खुद ब खुद गरीबी दूर हो जाएगी तो भूखमरों की वजह से जो लोग मरते हैं वो नहीं मरेंगे, बराबर। दूसरा कि भाई जो बीमारियों की वजह से लोग मरते हैं वो नहीं मरेंगे। अब ऐसा कोई जादू तो हो नहीं जाएगा कि भाई हमको एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारी बीमारी भाग जाएगी, नहीं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम कुछ अच्छा खा पाएंगे, तभी तो हम खुद का ध्यान रख पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर हम बीमार भी हो गए तो हम हमारा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाएंगे। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे हमारे मसाइल दूर कैसे होंगे? एम्प्लॉयमेंट मिलने से, रोज़गार मिलने से। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने 1956 में कुछ सनदी उसूल बनाए, उसमें कुछ मकासद तय किए। वो मकासद क्या क्या तय किए? जैसे मैंने अभी आपको बताई कि भाई गरीबी दूर करना है, भूखमरा दूर करना है, रोगचाड़ा दूर करना है वगैरह। अब 1956 में वो उसूल बनाने के बाद भी जो मकासद हमने देखे, जो मकासद तय किए, उनमें कुछ ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आया, हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को। तो 1991 में ये जो सनदी उसूल बनाए थे 1956 में, उसमें बदलाव किए गए। उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए? उसमें वैसे तो छोटे मोटे बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन सबसे बड़ा और जो सबसे अहम बदलाव था वो ये था कि जाहिर क्षेत्र यानी जो पब्लिक सेक्टर है
उसमें सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट किया और ज़रूरत के मुताबिक उसको निजी शोबों को बेच दिया, बराबर। अब निजी शोबों को बेच दिया, इसमें हमारा फ़ायदा क्या हुआ? इसमें हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे मुल्क में जो लोग बेरोज़गार थे उनको रोज़गार मिलना शुरू हुई। अब हमारे मन में सवाल ये आएगा कि टीचर, जाहिर क्षेत्र सरकार ने बेचा, खानगी क्षेत्र को, निजी शोबे को, ये तो समझ में आया, लेकिन पहले ये तो बताओ कि जाहिर क्षेत्र यानी क्या? तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो अब सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? जाहिर क्षेत्र, जिसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की तारीफ हम कैसे देंगे? જે એકમોની માલિકી, સંચાલન અને અંકુશ સરકાર હસ્તક હોય તેને જાહેર ક્ષેત્રના સાહસ કહે છે। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप समझ गए होंगे, एकदम ईजी तारीफ है कि भाई जिस इकाई की मालिकी, उसकी मुलाजिमत और जिस पर काबू करने का सारा की सारा हक हमारी गवर्नमेंट के पास हो, हमारी सरकार के पास हो, उस शोबे को हम कैसा शोबा कहेंगे? उस शोबे को हम आवामी शोबा कहेंगे और इंग्लिश में हम उसको पब्लिक सेक्टर कहेंगे। अब हम इस पब्लिक सेक्टर की खुसूसियात देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर की खुसूसियात कौन कौन सी होती है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये पब्लिक सेक्टर है? उसके एग्जांपल भी मैं आपको दूंगी, लेकिन अगर अभी मैं आपको पहले एग्जांपल दे दूंगी तो आपकी जो सोच है वो आप सोचना ही बंद कर दोगे। तो हमको पहले खुसूसियात देखनी है, फिर उसको कंपेयर करना है। हमारी पहली खुसूसियात क्या है? हमारी पहली खुसूसियात है मूलभूत उद्योगों स्थापना, बराबर। यानी भाई जो सनद है इसका क़याम करना। हमारी गवर्नमेंट ने इसका पहला मुद्दा देखेंगे, मूलभूत उद्योगों की स्थापना यानी बुनियादी सनदों की तश्कील, बराबर। अच्छा, अब ये बुनियादी सनदों की तश्कील करने का क्यों सोचा हमारी गवर्नमेंट ने? क्या ऐसी वजह थी कि उन्होंने ये सोचा कि हमको भाई ये जो बुनियादी सनद है इसकी तश्कील करना चाहिए? कि ये जो सनदें हैं इसमें हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगे? अपना इन्वेस्टमेंट करें, बराबर। अब ये इन्वेस्टमेंट निजी शोबे भी तो कर सकते थे, कोई निजी कंपनी वाला भी तो कर सकता था, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी निजी शोबे के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरी बात थी कि कोई निजी शोबा इसमें इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को खुद ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना, इसमें पैसे रोकना ज़रूरी लगा। अब ये इन्वेस्टमेंट तो कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, अच्छा इसकी तश्कील हो गई, इसका क़याम हो गया। अभी क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि हमारे मुल्क में दो फ़ायदे हुए। पहला, वो जो एक हमने मकसद तय किया था कि भाई हमको अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना है, बेरोज़गारी दूर करनी है, वो तो बेशक दूर हो गई, लेकिन दूसरा और एक फ़ायदा हमको ये हुआ कि जो हमारी सनदी तरक्की थी वो कैसी होने लगी? रफ्तार से होने लगी, तेज़ी से होने लगी, बराबर। इसके बाद हमारी दूसरी खुसूसियात है इजारा शाही नाबूद। सबसे पहले इजारा किसको बोलते हैं पता है आपको? पहले इजारा शाही नाबूद का उर्दू लिख लेंगे, इज्तिमाई खात्मा, बराबर। अच्छा, अभी इजारा यानी क्या? आपने पढ़ाई होगा 10वीं में, SS में, कि इजारा यानी भाई कोई एक सामान है जिसकी प्रोडक्शन करने का, जिसको बेचने का, जिसको सुधारने का, जिसको मार्केट में लॉन्च करने का, ये सारा की सारा जो अधिकार है वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है या किसी एक पर्टिकुलर शख्स के पास है, बराबर। लेकिन अगर ये जो सनदी शोबे है इसकी तश्कील सरकार ही कर ले, हमारी गवर्नमेंट ही कर ले, तो ये इजारा शाही क्या हो जाएगी? नाबूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस इजारा शाही को ख़त्म करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में अपना पैसा लगाया। तीसरी खुसूसियात संतुलित प्रादेशिक औद्योगिक विकास, इसका उर्दू देखेंगे मुतवाज़न इलाकाई सनदी तरक्की, बराबर। अब जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपको किसी इलाके के नाम बोलूँ कि भाई राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, आपने सुना होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोखंड होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है यहाँ पे लोखंड की। ये ऐसा जियोग्राफी एरिया ऐसा है कि यहाँ पे लोखंड होता है, लेकिन ये जो पिछड़े इलाके हैं यहाँ पे जो कोई एक प्राइवेट कंपनी है, जो निजी शोबा है, वो इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। इसके पीछे की 2-3 वजह होती है कि यहाँ पे नक्सली हमले वगैरह ज़्यादा होते हैं,
दूसरी एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे सड़क वगैरह इतनी ज़्यादा पक्की नहीं होती है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ पर कोई निजी शोबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया, ताकि जो फ़ायदा मिले वो कहीं ना कहीं पे हमारी गवर्नमेंट हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए ही खर्च करे। चौथा, समाज कल्याण हेतु, इसका उर्दू देखेंगे समाजी फलाह का मकसद। जो निजी शोबा होता है ना, उसका मकसद क्या होता है, नफ़ा हासिल करना। लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है, जो आवामी शोबा होता है, उसका एक मकसद नफ़े के साथ साथ समाज की तरक्की का भी होता है, क्योंकि समाज में हर जमात के लोग हैं और इनके साथ किसी भी तरीके के फ़र्क के बिना सिर्फ कौन पेश आता है, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट पेश आएगी, है ना। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के लिए तो हम सब क्या है, सेम है। हमारे कानून के लिए तो हम सब क्या है, सेम है। तो ये जैसे यहाँ पे आप अभी आपकी इमेज देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर कि गाँव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बेचारे काम करते हैं। तो ऐसे बच्चों को वैसे ऐसे जो सनदों में काम करते हैं, जिस जगह पर काम करते हैं, वहाँ से लाना, उनको पढ़ाना, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा वगैरह फिर कौन उठाएगा, गवर्नमेंट उठाएगी। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, स्कूल बनानी पड़ेगी, इनको यूनिफॉर्म देना पड़ेगा। आपको तो पता ही होगा, इनको वो मिड डे मील, दोपहर का खाना वगैरह मिलता है ना। तो ये सब समाज कल्याण का मकसद सरकार कहाँ से कर पाएगी, ये जो पब्लिक सेक्टर में से नफ़ा हासिल होगा उसके बेस पे कर पाएगी। पांचवा, हमारी खुसूसियात क्या है, नफ़ानु नीचू धोरण, कम मुनाफा बख्श। सरकार क्या चाहती है कि जो भी खिदमात वो अंजाम दे रही है अपने शोबे की मदद से, वो कैसा हो, बहुत कम नफ़े पर हो। शुरुआत में तो ऐसा हुआ था जब 1956 में ये सनदी उसूल, ये सनदी पॉलिसी आई थी, तब की शुरुआत में तो ऐसा होता था कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता था। उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट उस नुकसान को उठा लेती थी। फिर 1991 में उन्होंने उन पॉलिसी में बदलाव किए और उसके बाद थोड़ा कम नफ़ा, लेकिन नफ़ा तो चाहिए, ये तय किया गया। उसके बाद छठी हमारी खुसूसियात है, राष्ट्रीय हितनी जाड़वनी, कौमी मुफाद की बहाली। जैसे अभी आप जानते हो, एकदम रिसेंटली में हमने अभी राफ़ेल लिया है, राफ़ेल ख़रीदा है, ठीक है। अब ये राफ़ेल मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि बहुत करोड़ों रुपए का है, बहुत महंगा है, आप लोग भी जानते हैं। अब ये इतना महंगा होने के बावजूद हमको ख़रीदना पड़ा या हमने ख़रीदा है, क्यों? क्योंकि हमारी हिफाजत हमारी गवर्नमेंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ प्रायोरिटी है, उसके बाद सारी चीज़ें, बराबर। तो ये जो हमारी हिफाजत का जो शोबा है, इसमें जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती है, वो मोस्ट ऑफ हमारी सरकार खुद ही उसकी प्रोडक्शन करना चाहती है। हाँ, फिर वो नहीं मिलता है तो हम किसी और मुल्क से ख़रीदते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की पैदावार खुद हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है। तो वो भी किस मदद से, ये जो पब्लिक सेक्टर में पैसे आएंगे, जो नफ़ा हासिल होगा उसकी मदद से। सातवीं हमारी खुसूसियात है, रोजगारिनी तकोनु सर्जन, रोज़गार के मौके, है ना, कि जितनी ज़्यादा सनदें वगैरह बनेंगी उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो हमारे मुल्क में गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। 8वां पॉइंट है, देशना आर्थिक विकास में वधारो, मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में इजाफा। अभी एक लफ्ज़ है जो आपको शायद बहुत जगह सुनने को मिल रहा होगा, GDP, है ना। हमारे मन में कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, ये GDP क्या है, हमको तो कोई समझाता ही नहीं। ये GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी क्या, कि चोखी घरेलू पैदाश, यानी वो सारी चीज़ें जिसको हम कम्प्लीटली हमारे मुल्क में बनाते हैं, यानी जिसको बनाने के लिए कच्चा माल भी हमको दूसरे मुल्क से नहीं लेना पड़ता। अब GDP का हमारे एम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना है, एक बात समझो, जितनी ज़्यादा जिस मुल्क की GDP रहेगी उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार के मौके उतने ज़्यादा होंगे, और जिस मुल्क की GDP जितनी ज़्यादा घटेगी उस मुल्क में बेरोज़गारी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, बराबर। क्यों अब ऐसा हो रहा है, मैंने आपको पहले भी किया कि GDP मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक,
कि घरेलू पैदाइश के भाई जिसमें सारी चीज़ें हमारे मुल्क की लग रही है, लेकिन अगर जीडीपी कम है इसका मतलब हम हमारे मुल्क की चीज़ें नहीं वापर रहे हैं, हम हमारे यहाँ बनी हुई चीज़ें नहीं वापर रहे, हम बाहर से चीज़ें ले रहे हैं, तो फिर जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग क्या होंगे, ऑब्वियसली वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे ना। तो देश ना आर्थिक विकास में વધારો, तो हमारे मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में इजाफा करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर में अपने पैसे रोकने पड़ते हैं। इसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक न्याय में વધારો, समाजी और इक्तिसादी इंसाफ। अब ये जो हमारा पब्लिक सेक्टर है इसकी मुलाजिमत कौन करती है, हमारी सरकार करती है। इसके लिए पॉलिसी और उसूल कौन बनाता है, सरकार बनाती है। अब जो हमारे समाज के ऐसी कमज़ोर जमात है जिनको भाई फ्री में दवाई देनी है, फ्री में जिनको नौकरी देनी हो, या हमको फ्री में जिनका इलाज करना पड़ जाए, या हमको फ्री में जिनको इंसाफ देना पड़ जाए, तो हम उनके साथ इंसाफ कब कर पाएंगे, हम उनको ये सारी चीज़ें कब दे पाएंगे, जब हमारी गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसे होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये पब्लिक सेक्टर क्यों इतना ज़रूरी है अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। हमारा 10वां और लास्ट पॉइंट है आदर्श वेतन अने सगवड़ो, यानी आइडल सैलरी एंड फैसिलिटीज़। कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है इसकी मालिकी किसके हस्तक है, हमारी गवर्नमेंट के हस्तक है। तो इसमें जो मुलाजिम या जो कामदार काम कर रहे हैं उनको सैलरी कैसी मिलती होगी, फैसिलिटीज़ कैसी मिलती होगी, अच्छी मिलती होगी। तो अच्छी फैसिलिटीज़ पाने के लिए, अच्छी सैलरी पाने के लिए जाहिर सी बात है कि हर कोई पढ़ना चाहेगा, हर कोई मेहनत करना चाहेगा। तो पब्लिक सेक्टर शुरू करने के पीछे हमारी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं पे एक मकसद ये भी होता है कि वो हमारे जो मुल्क के लोग हैं उनको रोज़गारी दे, उनको अच्छे से अच्छी सैलरी दे, उनका जो काम करने का इत्मीनान है उसमें इजाफ़ा हो, और उनका कहीं ना कहीं पे ज़हनी इत्मीनान हासिल हो। आज हमने कौन सा पॉइंट देखा, पब्लिक सेक्टर देखा। इंशाल्लाह हम हमारे आने वाले पीरियड में जाहिर क्षेत्र के स्वरूप देखेंगे जो 3 हैं।